कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर। नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच ये तनाव बढ़ रहा है, उसको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ नोट्स और एनालिसिस है जिनसे ये देखेंगे कि जून 2025 आते आते हालात इतने विस्फोटक कैसे बन गए हैं। आज का मकसद है मौजूदा स्थिति, इसके पीछे के कारण, दुनिया भर से क्या रिएक्शन आ रहे हैं और हाँ, सबसे ज़रूरी, भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए खोलते हैं इस मामले की परतें। फोकस रहेगा हाल के हमलों पर, इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन और ईरान का जवाबी हमला, फिर वो जो अहम ईरानी लोग मारे गए, परमाणु बातचीत का रुकना और ईरान का यूरेनियम संवर्धन तेज करना। बिल्कुल, और हालात देखिए वाकई बहुत गंभीर हैं। 13 जून को इजराइल ने ये ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। इसमें ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं, मिसाइल फैक्ट्रीज हैं, उन पर बड़े हवाई हमले हुए। और चिंता की बात यह है कि इसमें रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर हुसैन सलामी और कुछ अहम परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। तेहरान, नतांज, तबरेज, इन शहरों से नुकसान की खबरें आ रही हैं। और ईरान ने भी फौरन जवाब दिया। उसी दिन सुना है दर्जनों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया इजराइल पर। तेल अवीव भी निशाने पर था। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उन्होंने तो सीधी धमकी दी है कि इजराइल को कठोर और दर्दनाक नतीजे भुगतने होंगे। ये तो एक खतरनाक दौर लगता है ना? हाँ, बहुत खतरनाक। और इसका असर देखिए सिर्फ इन 2 देशों तक नहीं है, पूरा मिडिल ईस्ट हिल गया है। लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती, सीरिया में ईरान के समर्थक गुट सब सक्रिय हो गए। हालांकि ये बात भी है कि हाल में हिजबुल्ला नेता नसरल्ला और हमास नेता इस्माइल हनिये की मौत हुई है। उससे ईरान के गठबंधन को थोड़ा कह सकते हैं झटका लगा है, पर तनाव तो बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी चिंता शायद ये है कि ओमान में 15 जून को जो न्यूक्लियर बातचीत होनी थी वो रद्द हो गई। ओहो, वो रद्द हो गई? हाँ, और साथ ही ईरान ने अपना यूरेनियम संवर्धन 60% तक तेज कर दिया है। ये लेवल आप समझिए हथियार बनाने के लिए जो 90% चाहिए होता है, उसके काफी करीब है। तो यह कदम तो बातचीत के दरवाजे बंद करने जैसा लगता है। ये समझना जरूरी है कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। क्या ये बस अभी की घटनाओं का नतीजा है या इसके पीछे कुछ और गहरे कारण हैं? जैसे ईरान का वो परमाणु कार्यक्रम जिसे इजराइल तो हमेशा से अपने लिए खतरा मानता आया है। बिल्कुल, परमाणु कार्यक्रम तो एक बहुत बड़ी वजह है। इजराइल और खासकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू वो तो कहते हैं कि ईरान बस 1 साल में न्यूक्लियर बम बना सकता है। ईरान कहता है नहीं जी, हमारा प्रोग्राम तो शांति के लिए है। लेकिन बात सिर्फ परमाणु कार्यक्रम की नहीं है। देखिए, दशकों से एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, मतलब परोक्ष युद्ध, जहां दोनों देश सीधे नहीं लड़ते बल्कि दूसरे गुटों या देशों के जरिए एक दूसरे को निशाना बनाते हैं। अच्छा, तो ये 1979 की क्रांति के बाद से ही चल रहा है। जैसे ईरान हमास, हिजबुल्ला, हूतियों को सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ इजराइल कभी ईरानी वैज्ञानिकों को मरवा देता है, कभी सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले करता है। ये सब उसी प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है। बिल्कुल सही समझ रही हैं आप। और तीसरा एंगल है इलाके में दबदबे की लड़ाई, रीजनल सुप्रीमेसी। ईरान अपना असर बढ़ाना चाहता है और इजराइल, सऊदी अरब जैसे देश उसे रोकना चाहते हैं। वो जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था, उसने तनाव और बढ़ा दिया। फिर अप्रैल 2024 में, याद होगा, दमिश्क में ईरानी एम्बेसी पर इजरायली हमला हुआ। उसके जवाब में ईरान ने सीधे इजराइल पर मिसाइलें दागी। और अब ये जून 2025 के हमले, इसे ईरान एक तरह से युद्ध छेड़ने जैसा मान रहा है। तो ये एक खतरनाक चक्र बन गया है। और दुनिया कैसे देख रही है इसे? क्या कोई इसे रोकने की कोशिश भी कर रहा है? दुनिया कह सकते हैं बटी हुई है। यूएन सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस ने तो कहा है कि भाई संयम रखो और परमाणु ठिकानों पर हमले मत करो। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायली हमले की तारीफ की है, लेकिन ये भी कहा है कि अमेरिका सीधे इसमें शामिल नहीं होगा। हाँ, उन्होंने ईरान को चेतावनी जरूर दी है और न्यूक्लियर बातचीत फिर से शुरू करने की बात भी कही है, पर शर्त ये रखी है कि ईरान संवर्धन पूरी तरह रोके, जिसे ईरान ने साफ मना कर दिया है। और यूरोप का क्या कहना है? क्या वहां कोई एक आवाज है? यूरोप में भी देखिए अलग अलग राय हैं। जर्मनी कह रहा है संयम रखो, लेकिन साथ ही इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का भी समर्थन कर रहा है। दूसरी तरफ चेक रिपब्लिक जैसे देश हैं जिन्होंने इजरायली हमले को उचित बता दिया, तो एक राय नहीं है वहां भी। और हमारे पड़ोस में, एशिया में, भारत का क्या रुख है? भारत बहुत ध्यान से देख रहा है सब कुछ।
विदेश मंत्रालय ने परमाणु ठिकानों पर हमले पर चिंता जताई है और शांति की अपील की है। चीन भी कह रहा है कि इलाके में शांति बनी रहनी चाहिए। वहीं ओमान ने हमले को लापरवाह कहा है, इंडोनेशिया ने निंदा की है और रूस ने इजराइल की आलोचना की है और ईरान के साथ अपनी मिलिट्री पार्टनरशिप और मजबूत कर लिए। तो कुल मिला के कोई क्लियर ग्लोबल स्ट्रैटेजी नजर नहीं आती। इस सब का भारत पर क्या असर पड़ेगा? सीधा असर सबसे पहले तो शायद तेल की कीमतें, है ना? निश्चित रूप से। देखिए, भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। इस तनाव से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। हमने देखा था अप्रैल 2024 हमले के बाद भी कीमतें करीब 5% बढ़ गई थीं। इसका सीधा मतलब है पेट्रोल डीजल महंगा होगा और महंगाई बढ़ेगी। और अर्थव्यवस्था के बाकी हिस्सों पर, शेयर बाजार, व्यापार। हाँ, जब दुनिया में ऐसी अनिश्चितता होती है तो भारतीय शेयर बाजारों पर असर पड़ता है। 2024 में हमने देखा सेंसेक्स निफ्टी गिरे थे। तेल महंगा होगा तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, उससे करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कैट बढ़ सकता है और रुपए पर भी दबाव आएगा। फिर जो हमारा व्यापार है पश्चिमी एशिया से बासमती चावल, कपड़े, रत्न पेट्रोलियम उत्पाद, वो भी प्रभावित हो सकता है। समुद्री रास्ते, खासतौर पे वो होर्मुज स्ट्रेट, वहां दिक्कत आ सकती है और चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ सकता है। ये तो हुई आर्थिक चुनौतियां। कूटनीतिक तौर पर, डिप्लोमैटिकली भारत के लिए कितनी मुश्किल है ये स्थिति? ये बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, भारत के ईरान से भी अच्छे रिश्ते हैं, एनर्जी के लिए पुराने रिश्ते हैं, और इजराइल से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, डिफेंस, टेक्नोलॉजी। तो इस तनाव के बीच में एक न्यूट्रल स्टैंड बनाए रखना, संतुलन साधना, ये बहुत मुश्किल काम है। और सबसे बढ़कर खाड़ी देशों में करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं। उनकी सुरक्षा और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें वहां से निकालना, ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चिंता है। तो कुल मिलाके हमने देखा कि कैसे ये परमाणु महत्वाकांक्षाएं, प्रॉक्सी युद्ध और इलाके में दबदबे की लड़ाई, इन सब ने मिलकर हालात को यहाँ तक पहुंचा दिया है। दुनिया की प्रतिक्रियाएं भी बटी हुई हैं और भारत के लिए आगे का रास्ता वाकई मुश्किल दिख रहा है। हाँ, और दिलचस्प यह है कि कैसे एक रीजनल झगड़ा पूरी दुनिया में एक तरह का जाल बुन रहा है, जिसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और हमारे नागरिकों की सुरक्षा पर पड़ रहा है। संतुलन साधना भारत के लिए सबसे जरूरी होगा। ये संघर्ष ये पूरे मिडिल ईस्ट को और ज्यादा अस्थिर कर सकता है, जिसका असर शायद हम सब महसूस करेंगे। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करता है कि आगे क्या होगा। और यहाँ एक अहम सवाल ये भी उठता है, जिस पर शायद सोचने की जरूरत है, कि इस बढ़ते हुए तनाव के माहौल में भारत अपनी एनर्जी जरूरतों को कैसे सुरक्षित रख सकता है, और साथ ही ईरान और इजराइल दोनों के साथ अपने जरूरी रिश्तों को बनाए रखने के लिए क्या कोई नए रास्ते, कोई वैकल्पिक रणनीतियां तलाश सकता है। इस पर विचार करना बहुत आवश्यक होगा। यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी का कठिन है सफर। मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर। आगे बढ़, ना रुक, ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान। पढ़ाई का जोश दिल में उम्मीदें जगाएंगे। आईएएस, आईपीएस, पीडीओ, सीआरटीएस हम बन के दिखाएंगे। है हमारे रास्तों में साथ युवा धूम कुड़िया का हाथ।